स्वागत है आप सभी का 10 का दमदार ट्रेड में। और अगले आधे घंटे एक बार फिर से इंडेक्स की चर्चा, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल और आज थोड़ा सा अगर आप देखें लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे में होंगे सचितरन उतेकर ट्रेड बुल्स के, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज के, राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते, मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल और आउटलुक 2023 की आज की इस कड़ी में श्री सुनील सुब्रमण्यम, एमडी एंड सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड्स के हमारे साथ जुड़ेंगे खास बातचीत में। इंडिसेस को लेकर आइए वेल इन प्रेशर बिलो 18,000 की ट्रेजेक्ट्री के नीचे ट्रेड करता हुआ और बैंक निफ्टी याद रखिएगा पेन महसूस कर रहा है। और बैंक मुझे अगर आप देखें तो सबसे जो खराब पिक्चर लग रही हुई है कि आप थर्ड कंसेक्यूटिव डे आप 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट कर रहे हैं। और अगर आपने कल के लो को और वॉलेट किया, कल का याद रखिएगा इंट्राडे लो क्या था वो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, वो था 42,186 जिसके नीचे अब आप ट्रेड कर रहे हैं, पेन रहेगा। यतिन के बाद चलते हैं, पहले उसके बाद हम टेक्निकल कॉल से बातचीत करेंगे। यतिन स्टॉक ऑफ द डे लेके हाजिर हैं। यतिन बताइए क्या है आज का स्टॉक ऑफ द डे, किसको आपने ये तमगा दिया है आज? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए टाटा समूह की दो कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स और टीसीएस, ये दोनों ही आज स्टॉक्स ऑफ द डे बने हुए हैं। मिड कैप में आप सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में तो जानेंगे ही हमसे, लेकिन टाटा मोटर्स की जहां तक की बात करें तो तीसरी तिमाही के जो जेएलआर के सेल्स फिगर हैं, सेल्स आंकड़े हैं, वो बहुत मजबूत हैं। लगभग सिक्वेंशियल बेसिस पे 6% की ग्रोथ आई है और काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस इंक्लूडिंग सीएलएसए ने यहाँ टारगेट बढ़ाए हैं, अपग्रेड किया है स्टॉक को। स्टॉक में लगभग 6% की आप ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं। ऑब्वियसली जो ज़्यादा मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट्स हैं, जो बड़े मॉडल्स हैं, वहाँ ऑर्डर बुक भी आपको मजबूत बनती हुई दिखाई पड़ रही है। टीसीएस नतीजे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, हालांकि अगर हम हायरिंग के आंकड़े देखें तो नेगेटिव में चले गए हैं, शायद बाजार को ये बात पसंद नहीं आई है। इन जनरल अगर हम देखें तो टीसीएस की वजह से पूरा का पूरा आईटी पैक दबाव में है। अभी लगभग 80-90 रुपए नीचे आपको टीसीएस ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग डेज लो पे आपको अब टीसीएस दिखाई पड़ रहा है। सोनल बीएलडब्ल्यू और सोना बीएलडब्ल्यू की बात करें तो 535 के साथ यहाँ सीएलएसए ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, खरीदारी की सलाह इनकी। कंपनी ने एक नई सेंसर डिजाइन कंपनी को एक्वायर किया है और ये एक्विजिशन के बाद जो न्यूज आई है एक्विजिशन की, उसके बाद स्टॉक में लगभग 6% की जबरदस्त मजबूती दिखाई पड़ रही है। तो सोना बीएलडब्ल्यू आपकी स्क्रीन पे और टीसीएस की चर्चा हुई यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर और टाटा मोटर्स। यतिन एक बात मैं आपसे पूछूं, आई मीन टाटा मोटर्स के आप देखें इस अपडेट के बाद और इन फिगर्स के, आई थिंक खैर यतिन से इस पर क्लोजिंग बात करेंगे थोड़ा जल्दीबाजी में थे यतिन। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर 6% ऊपर, वेल 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और अब याद रखिएगा करीब 418 पर 419 पर इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। जब आपने 10 बाइसेक्ट किया, 20 बाइसेक्ट किया, यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स 100 डे मार्क। यतिन टाटा मोटर्स को लेकर स्ट्रीट में फीलिंग क्या? लीडर से बातचीत भी करते हैं, आज सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक है इसका, मेरे ख्याल से आप समझ लीजिएगा कि अगस्त 2022 के बाद लीडर्स क्या फील कर रहे हैं, कुछ आपको और वाइब्रेशंस मिल रहे हैं इस स्टॉक पे? देखिए स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर है वीरू, और जहां तक कि चाइना ओपनिंग अप का सवाल है, ये एक बड़ा प्ले है क्योंकि टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 30-33% के आसपास का वॉल्यूम इनको चाइना से आता था। ये जो लॉकडाउन के पहले और जो नॉर्मलाइज्ड अगर आप देखें वॉल्यूम तो कहीं ना कहीं चाइना एक काफी इंपॉर्टेंट मार्केट का टाटा मोटर्स के लिए वो ओपन हो रहा है। ऑर्डर बुक की बात करें टाटा मोटर्स की तो लगभग 2 लाख यूनिट से पार आपको जेएलआर की ऑर्डर बुक जाती हुई दिखाई पड़ रही है। इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा कर रहा है, ट्रक का कारोबार डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये बिलीव हो रहा है अब कि जैसे चाइना ओपन अप हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जेएलआर के प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगी क्योंकि चिप शॉर्टेज कहीं ना कहीं ईज हुई है, वैसे वैसे आपको मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये उम्मीद पे शायद आज एक जबरदस्त पुल बैक स्टॉक में दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट एक अंडर परफॉर्मर था ऑटो पैक में टाटा मोटर्स, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे ऑर्डर बुक आपको इंप्रूव होती दिखाई पड़ रही है, चाइना ओपनिंग अप होती हुई दिखाई पड़ रही है, एक बड़ा ट्रिगर स्टॉक में दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, टाटा मोटर्स के लिए अगर आप देखें तो इस तेजी के पीछे कुछ ठोस कारण, और इसमें अगर आप देखें चाइना की अर्थव्यवस्था का, चाइना के बाजारों को एक बार फिर से खुलना, वो एक मेजर ट्रिगर है। इट्स नाउ 4:15 और फोर्स काफ़ी है इस वक्त टाटा मोटर्स में। ये दिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। मार्केट से डे लो और बैंक निफ्टी उस बेस को वॉलेट करते ही साथ ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 100 पॉइंट खिसक चुका है। सचिन गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और इस बीच याद रखिएगा हमारे पास 2 बैंक निफ्टी के मतलब महत्वपूर्ण, इससे पहले आज से पहले आईसीआईसीआई बैंक जो था वो एक महत्वपूर्ण कारण था
बैंक निफ्टी के कोलैप्स का, बैंक निफ्टी के कोलैप्स का, यस एट डे लो, बट इस वक्त याद रखिएगा HDFC बैंक, मेरे स्क्रीन पे जब मैं इसको रीड कर रहा हूं तो मुझे HDFC बैंक बैंक निफ्टी के इस वीकनेस को स्पॉन्सर करने वाला सबसे बड़ा कारण लग रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे इस वक्त 24 अक्टूबर के बाद, मतलब 24 अक्टूबर से लेकर करीब करीब समझ लीजिएगा कि मिड ऑफ दिसंबर तक HDFC बैंक ने सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग। बट 24 अक्टूबर के बाद इट्स फर्स्ट टाइम दैट HDFC बैंक इज वॉलेटिंग 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो प्रेशर पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए एक नया। सचिन, आप इस सेटअप को कैसे रीड कर रहे हैं, आपके दो कन्विक्शन ट्रेड्स इस वक्त के? Good morning, Virender ji. Virender ji, in fact, Axis Bank, ICICI Bank and HDFC Bank में अगर हम वीकर स्टॉक देखें तो ICICI Bank ही रहा है, एंड HDFC Bank भी पिछले एक हफ्ते 10 दिनों से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में ट्रेंड हो रहा था। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर जो आज का मेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है बैंकिंग पे, जो प्रेशर बिल्टअप हो रहा है वो ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक की वजह से होना चाहिए। एंड अगर हम बैंक निफ्टी का ही सेटअप देखें, डेली चार्ट पे काफी अच्छा लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस बरकरार रहा था, बट उसका जो ADX है डेली चार्ट पे, उसने 25 के ऊपर का एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया है। तो मुझे लग रहा है ये काफी बढ़िया डेवलपमेंट है, एक काफी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले के लिए। एंड जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मुझे नहीं लगता कि 41,300 जो इसका 220 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके पहले कोई मेजर सपोर्ट है। तो आई थिंक ये ट्रेंड काफी दिनों से नेगेटिव रही है, एक काफी बड़ा ड्रैग रहा है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर रफ्तार अभी बढ़नी चाहिए ऑन द डाउन साइड। तो इसलिए बैंक निफ्टी में तो आपको शॉर्ट पोजीशंस मेंटेन ही करने हैं 42,800 के स्टॉप लॉस के साथ, 41,300 के टारगेट के लिए। बट निफ्टी में भी जिस तरीके से एक उछाल मिला था, एक बाउंस बैक मिला था, वो बाउंस बैक काफी अच्छी तरह रिस्ट्रिक्ट हो चुका था। अपने 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने काफी अच्छा रेजिस्टेंस ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया हुआ है, एंड वहां से जो वापस एक ड्रिफ्ट मिला है, तो मुझे लग रहा है 17,840 तक निफ्टी भी ड्रिफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी 18,130 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। तो जहां तक फ्रेश ट्रेड्स का सवाल है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सिस बैंक जो हमने कल भी डिस्कस किया था, यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने चाहिए 930 के नेक्स्ट टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 964 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक मेरे रिडार में रहा है, जो हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस किया है, वो है मारुति का। मारुति में भी एक काफी समय से लो टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर था, एक अच्छा उछाल पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर नजर आया था, उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर रजिस्टर हुआ है। एंड जिस तरीके से ये अपने प्रीवियस वीक स्विंग लो को वायलेट करने की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी 8180 के आसपास के स्विंग्स वापस रीएस्टैब्लिश होने चाहिए। सो मारुति में भी बिकवाली करने की सलाह होगी 8440 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, मारुति में आपकी बिकवाली की राय है। ओके, थोड़ा जज करने की कोशिश करते हैं, मारुति क्या कर रहा है। देखिए, मारुति इस वक्त कोलैप्स कर रहा है 83330 पर, अगेंस्ट सुपर स्विंग ऑफ टाटा मोटर्स, अगेंस्ट सुपर स्विंग ऑफ अशोक लेलैंड, अगेंस्ट सुपर स्विंग ऑफ M&M yesterday, और इनफैक्ट सुबह भी तेज था, अगेंस्ट ऊपर सुपर स्विंग ऑफ एक बार अपोलो टायर्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, करीब करीब 327 पे, ये भी लोअर लेवल से पुल बैक ले रहा है, लेकिन मारुति इस वक्त कोलैप्स हो रहा है। तो ठीक है, अगर आप देखें इस वक्त डोमिनेट कर रहा है M&M और अशोक लेलैंड, बैकफुट पे है आपका इनफैक्ट मारुति। हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन व्यू क्या है इस वक्त और इंडिसेस पे और आपके दो कन्विक्शन ट्रेड्स? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो मार्केट है, इसमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो बना हुआ है वो 17,900 के करीब है। मार्केट एक बड़ी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और कल के फॉर्मेशन के बाद एक व्यू ये बना था कि 17,900 के लेवल्स को मार्केट होल्ड करते हुए एक बार हम 18,200 के करीब जा सकते हैं। लेकिन आज अगर आप देखें तो मार्केट की जो ओपनिंग थी वो कल के हाईएस्ट लेवल्स के नीचे की थी। तो मार्केट में एक वापस मैं कह सकूंगा कि वो भी एक सेलिंग प्रेशर आया, और जो कल की लॉन्ग पोजीशन थी वो भी मुझे लगता है कि लिक्विडेट हो चुकी है, और इसी वजह से मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर 17,900 के लेवल से अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर मुझे लगता है कि एक्सट्रीमिटी बढ़ेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि शायद मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा, और हमें लगता है कि मार्केट पे जो व्यू रखना है वो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना जरूरी है, जब तक मार्केट बड़े लेवल्स को तोड़े नहीं। आपके दो कन्विक्शन आइडियाज श्रीकांत?
बिल्कुल, तो देखिए अगर फर्स्ट ट्रेड वीरू मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए बजाज ऑटो को, जो ट्रेड कर रहा है 3590 के करीब, और यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक जो है, यस वीरू, हेलो, या श्रीकांत प्लीज गो अहेड प्लीज, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा सुन पा रहे हो ना? ओके, तो बजाज ऑटो को शॉर्ट करके चले और टारगेट यहाँ पे रखे 3500 3510 का, स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 3630 के करीब का। और यहाँ पे अगर कोई पोजीशन अगर लॉन्ग की बनानी है तो मुझे लगता है मेटल्स के ऊपर हम पोजीशन लॉन्ग की बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे ही हमें लगता है कि और मोमेंटम देखने मिलेगा। जिंदल स्टील एंड पावर इसे लॉन्ग करके चले, जो 604 605 के करीब ट्रेड कर रहा है, और इसमें एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बना है वीकली मंथली बेसिस पे। बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है कि ये स्टॉक 750 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में बना सकता है। इट विल टेक टाइम, बट अगर आप हिंदुस्तान कॉपर देखेंगे या हिंडाल्को देखते हो या वेदांता देखते हो, सभी का फॉर्मेशन एक क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस सेक्टर में आने वाले हफ्तों में अच्छी तेजी देखने मिलेगी। तो जेएसपीएल को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 595 का और टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पर रखे 630 का। आपकी स्क्रीन पे आप देखें जेएसपीएल पे आप काफ़ी कंफर्टेबल हैं और सुपर स्विंग देता हुआ स्टॉक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, हालांकि इस वक्त अगर आप देखें थोड़ा सा बैकफुट पे आया है। राजेश सतपुते जी, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के? वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है आज वोलेटिलिटी दोनों तरफ होगी, तो अगर आपको थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करना है तो आप लुपिन पे ध्यान रख सकते हैं। लुपिन देखिए 764 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, तो 754 का 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और सामने टारगेट सेट करे 780 785। तो मुझे लगता है कि एक लुपिन एक अच्छा बेट होगा। और आपने जो बेट लिया था एचडीएफसी बैंक, फ्रैंकली मैं भी वही देख रहा था, और मुझे जो स्ट्रक्चर वीक दिखता है वो एचडीएफसी लिमिटेड का दिख रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड मुझे लगता है यहाँ से 50 रुपए टूटेगा, 2550 2540 तक की जगह एचडीएफसी लिमिटेड में आ रही है। तो यहाँ पे सेल करना है, 2625 का स्टॉप लॉस होगा, तो सेल ऑन राइज बेटर स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन चूंकि ऑलरेडी गिर चुका है, स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, तो इससे सेल, अगेन रिपीट करता हूँ, 2550 2540 ये इसका टारगेट होगा। ओके, आपके इसका आप देखें स्क्रीन पे एचडीएफसी आपका कॉल है और डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, तो प्रेशर पॉइंट्स अगर आप देखें फॉर बोथ निफ्टी बैंक इमर्ज होते हुए एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक। मानस, आपका व्यू थोड़ा सा इंडेक्स पे व्यू जरूर जोड़िएगा अपना, और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। जी, तो देखिए इंडेक्स का व्यू तो बहुत क्लियर है। आपने भी पहले डिस्कस किया कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो तब तक आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। लेकिन नीचे की तरफ मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा वीकनेस अब करंट लेवल से शायद आपको देखने को ना मिले। 17,900 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि एक रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के लिए जो ट्रेड रहेगा वो सबसे पहले तो अशोक लेलैंड रहेगा, यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। कल स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस को ब्रीच किया। करंट लेवल्स पे आप अशोक लेलैंड पे खरीदारी कर सकते हैं। 150 रुपए 90 पैसे का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की तरफ 156 के आपको टारगेट सेट करने हैं। और दूसरा जो बाय कॉल है वो सिंजिन पे है। सिंजिन पे भी हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। एक रेजिस्टेंस 606 के आसपास था, वो भी ब्रीच हो गया है। तो सिंजिन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 602 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 620 के टारगेट के लिए। ओके सिंजन, और इनफैक्ट मैं इस चार्ट को देख ही रहा था। राजेश जी जब एचडीएफसी पे बात कर रहे थे तो मेरे स्क्रीन पे ये अगर आप देखें स्टॉक बार बार अपीयर हो रहा था। इट्स 607, क्लियर चार्ट है, बहुत क्लियर चार्ट है, याद रखिएगा। और अपने बेस से निकल के बाहर आ रहा है, और बेस से निकल के हालांकि मूव दे चुका है ऑलरेडी, बट स्टिल आई मीन एक बहुत ही क्लीन चार्ट है इस वक्त। मार्केट से डे लो, स्पेशली बैंक निफ्टी डे लो, इट्स 42189, और आप बहुत शालीनता से अगर आप देखें अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए अब कंफर्टेबली आप देखिए टाइम स्पेंड कर रहा है। अब एक काम करते हैं, विषय को थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स और आई मीन इंटरडे स्विंग से हट के थोड़ा सा निवेश के पर्सपेक्टिव से बातचीत करते हैं। और इसी क्रम में आज CNBC आवाज की कड़ी यानी आउटलुक 2023 के इस क्रम में हमारे साथ आज श्री सुनील सुब्रमण्यम, MD एंड CEO सुंदरम म्यूचुअल फंड के मौजूद हैं। सुनील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मैं तो आई थिंक पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ आपसे इस साल में, तो आपको मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ये साल अपने आप में आप देखें बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। हाँ जी जी जी, शुक्रिया सर, बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है सर। और अब तक के सारे डिस्कशन में आई मीन ये चीज़ आई कि हम जब CY22 के आखिरी में खूब भाग रहे थे,
इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे गया, 30 नवंबर को अपना ऑल टाइम हाई छू के आया, आपने ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया, तो कहीं ना कहीं आप देखिए आप वैल्यूएशंस के टर्म्स में पैरेलली अलाइंड हो गए। करेक्ट। एफआईएस को, हॉट मनी को या फिर एग्रेसिव मनी को कुछ और जगह स्पेशली लाइक चाइना ओपनिंग अप वो प्रभावित करने लगा। क्या थोड़ा सा इनिशियली अगर आप देखें जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ CY23 है वो चैलेंजिंग रह सकता है इस लिहाज से हमारे लिए? यस, आपके जो एनालिसिस है वो सही मैं कहूंगा, क्योंकि जो नवंबर 30 तक क्या हुआ था, एक ऑयल प्राइस की गिरावट 125 जो गई थी ऑयल प्राइस पिछले साल अक्टूबर में, उससे जो गिरावट आई थी जुलाई से आपने देखा कि फेड के रेट हाइक के कारण, एक रिसेशन की ऐलान के कारण आपको ऑयल का दाम 125 से 80 गिरा। वो एक इंडिया के लिए पॉजिटिव ट्रेड था। तो करीबन $10 बिलियन एफआई फ्लोस नवंबर 30 तक आ गए थे। फिर दिसंबर में क्या हुआ कि 2-3 चीज, पहले एक और एडवांटेज हमारे लिए थी कि चाइना में कोविड की वापसी, मगर अब और चाइना की मार्केट बिकॉज ऑफ द कोविड और पोस्ट ये जो अमेरिका के साथ, ताइवान के साथ जो ये सिलसिला चल रहा था, उसके कारण चाइनीज मार्केट बहुत डाउन हो गई। तो नवंबर 30 के क्या बाद क्या हुआ है कि चाइना जैसे ही अभी ओपनिंग अप की बात कर रही है, तो शायद वर्ल्ड में जो मेटल्स और ये जो डाउनटर्न में रहे थे कमोडिटीज, क्योंकि चाइना की नेगेटिव ग्रोथ के, नेगेटिव आउटलुक के कारण, तो अब उसमें थोड़ा एक पॉजिटिव मूव देख रहा है, क्योंकि अगर चाइना ओपन अप होगी तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो नेचुरली एक वैल्यू बाइंग के तौर पर चाइना के ऊपर थोड़ा अलोकेशन बढ़ेगा, और उसमें थोड़ा इंडिया से भी बाहर निकला है। सेकेंड थिंग, दिसंबर में होता है हर साल कि ये हॉट मनी वाले जो हेज फंड्स होते हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि कैश प्रॉफिट से ही उनको अपना बोनस या जो भी हासिल कर सकते हैं। और इंडिया में खासकर हमने एमएनसी, अपना इंडिया का जो MSCI इंडेक्स है उसमें खाली 4 या 5% का रिटर्न, फिर भी वो पॉजिटिव 4 या 5% था, तो उनको प्रॉफिट बुकिंग के लिए इंडिया का मार्केट में ही मौका मिला। बाकी सब मार्केट में उनको डबल डिजिट नेगेटिव था इस साल में, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अपना बोनस हासिल करने के लिए दिसंबर में वो सेलिंग हुई, और जनवरी फर्स्ट वीक में वो जारी है, क्योंकि अभी चाइना का ओपनिंग अप स्टोरी आ गया, तो शायद फ्रेश एलोकेशन अब थोड़ा चाइना की ओर जा रहा है। वो एक बात है। सेकंड इज यूएस की जो डेटा पॉइंट्स है वो बहुत मिक्स्ड एंड कंफ्यूजिंग है। सडनली एक टाइम में आता है बहुत स्ट्रांग है लेबर का डेटा, तो शायद फेड और भी रेट हाइक करेगा। फिर आती है कि न्यू थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, तो फेड की एक्शंस वर्क कर रही है, तो शायद फ्यूचर रेट हाइक नहीं हुए। ये बहुत एक माहौल बहुत वॉलेटाइल है इंटरनेशनल अमेरिका के रिलेटेड आउटलुक, और उससे भी इंडिया में थोड़ा ताल्लुक रहता है एफआई फ्लोज के अंदर। फिर आप समझिए कि 1 फरवरी की हमारी बजट है, तो उसके कारण भी बजट के कारण क्या हो सकता है, क्या टैक्सेशन के ऊपर राहत मिल सकती है या बढ़त भी हो सकता है, तो एफआईएस की सोच इसके ऊपर भी होगी। तो आपकी जो सोच है कि ये क्वार्टर थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा इंडियन मार्केट के लिए फॉरेन फ्लोज के कारण, जरूर, मगर एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत डोमेस्टिक फ्लोज का सपोर्ट है, तो वॉलेटिलिटी हमारी मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट से कम ही होगी, बट फिर भी फर्स्ट क्वार्टर वॉलेटाइल रहेगा, और अर्निंग सीजन भी सामने है। और ये अर्निंग सीजन की खास चीज ये है कि नॉट ओनली आपको फेस्टिवल सीजन के टॉप लाइन नंबर्स कैसे आए थे, सेकेंड कमोडिटी प्राइसेस की जो ईजिंग हुई थी उससे मार्जिन की एक्सपेंशन हुई, मगर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी आउटलुक फॉर दिस ईयर, जो हर कॉर्पोरेट बता रहा है कि मेरी ऑर्डर बुक ऐसी है, मेरी आउटलुक फॉर डिमांड ऐसी है, तो उससे भी मार्केट की फ्यूचर वैल्यूएशन की ट्रैजेक्टरी डिसाइड होगी। तो ये फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा मेरे लिए वॉलेटाइल साइडवेज मूवमेंट वाली क्वार्टर दिख रही है। एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि ग्रेजुअली जैसे ही क्लैरिटी आती है, शायद पूरे क्वार्टर को वॉलेटिलिटी नहीं रह सकती, अगर बजट अच्छा बन गया और एक इंफ्रा का क्लैरिटी आ गया, बैंक के मर्जर्स के बारे में कुछ क्लैरिटी आ गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के बारे में क्लैरिटी आ गया, या लेबर एम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसमें क्लैरिटी है, तो बजट से बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो पॉजिटिव टिक बॉक्सेस हुए तो शायद बजट के बाद ही मार्केट में वापस तेजी आ सकती है। और एफआईएस की जो खरीदारी जुलाई टू नवंबर में करीबन $10 बिलियन हुई है, मगर अक्टूबर 21 से जून तक करीबन $33 बिलियन बाहर गए थे। तो $23 बिलियन जो इंडिया के पास में थे, 23 बिलियन, वो अभी आने के बाकी है। शायद थोड़ा चाइना में अभी शिफ्ट हो सकता है, मगर इंडियन मार्केट में भी थोड़ा बहुत वो पैसा आएगा, और उसके लिए एफआईएस के लिए इंडिया ओरिएंटेड ट्रिगर होगा। जैसे ही ये विंटर सीजन खत्म होती है एडवांस देशों में, तो तेल का डिमांड घटेगा, उसके साथ जो स्लो डाउन और रिसेशन की बात हो रही है, शायद तेल के ऊपर और दबाव आएगा और दाम 80 से 70-60 की ओर चलेगी। तो मैं समझता हूं कि एफआईएस की फ्लो भरपूर जबरदस्त तरीके से इंडियन मार्केट में वापस आ सकती है सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में।
अच्छा सर, अभी तक जो आपका मेरा डिस्कशन हुआ उसमें एफआईएस की मनी, एफआईएस का पैसा, उस पर हमने काफ़ी ध्यान दिया, लेकिन जहाँ तक डोमेस्टिक पैसा भी है जो डीआईएस को ने मतलब CY 22 में और 21 में प्रूव कर दिया कि वो इंडियन मार्केट्स को उसने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया, बट वर्सेस CY 20, 21, 22, 23 में जो परिस्थिति अलग है वो है इंटरेस्ट रेट्स एफडी पर, और कॉर्पोरेट एफडीज पर तो रेट और भी बेहद अगर आप देखिए शानदार मिल रहा है. दैट्स बिट चैलेंजिंग फॉर आई थिंक डीआईएस मनी व्हिच इज वाज फ्लोइंग टुवर्ड्स इक्विटी एज वेल. तो आपको क्या लगता है, मैं एज ए इन्वेस्टर मैं कितना चंक इस वक्त एफडीज पर, डेट पर रखूं, और कितना चंक अपने पोर्टफोलियो का या फिर अपनी लिक्विडिटी का इस वक्त इक्विटीज की तरफ लेके जाऊं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि डेट में एफडीज में डालने पर आपको मैं 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो अगर आप रिएलोकेट करोगे तो अच्छी होगा, क्योंकि ये अच्छी एक लॉक इन कर सकते हो, मे बी 7-8% के रेट्स पे भी लॉक इन कर रहे हो, तो जिस दिन को उससे शांति है, क्योंकि इन्फ्लेशन 5-6% के ऊपर पड़ा तो 2% आपको रियल रिटर्न भी मिल सकता है. तो थोड़ा रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स में कहूंगा अप टू 20% आप डेट में एलोकेट कर सकते हैं, मगर आपकी आउटलुक थोड़ी लंबी है 3 साल के लिए, तो मैं कहूंगा कि 3 साल के एफडी में 8-8.5 में लॉक इन करने से इक्विटी में आपको 3 साल में शायद डबल डिजिट भी रिटर्न मिल सकते हैं विद अ बेटर टैक्सेशन. तो मेरी 1 ईयर की आउटलुक वाला पैसा शायद एफडी में आप लगा सकते हो, मगर जो भी 3 साल से ऊपर वाला आउटलुक है उसमें ये 1 साल का जो आपको अभी रिटर्न दिख रहा है शायद उतना नहीं होगा, मगर ईयर 2 और ईयर 3 में वो मेकअप हो जाएगा. तो मेरे ख्याल में 3 साल वाला पैसा में अभी भी इक्विटी ही ज्यादा शामिल होना चाहिए. 1 साल वाला पैसा में शायद एफडी में थोड़ा आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय 20%. ओके, दैट्स गुड. अगर आप देखें पिक्चर थोड़ी क्लियर हो गई कि अगर एक पैसा आपके पास 100 में से 50 रुपए अगर आप देखें, या फिर जो 20 रुपए हैं वो आप एफडी की तरफ लेके जाइए, और उसको भी अगर आप देखें 1 साल की एफडी कराइए, क्योंकि अगर वो 3 साल की लॉक इन में गई तो शायद पोस्ट टैक्स बेनिफिट जो होगा उसका इतना अच्छा नहीं होगा जितना शायद वो पैसा आपको इक्विटी में जनरेट करके देगा. अच्छा सर, अब बात करते हैं कि वो जो हमारा 80% पैसा जिसमें हम बात कर रहे हैं कि 3 साल में हम अच्छे रिटर्न्स को हासिल कर पाएंगे, उसके लिए अब हमारे पास विकल्प क्या क्या है? लेट्स स्टार्ट विद आईटी. आईटी में टीसीएस ने आई थिंक रेवेन्यू फ्रंट पे तो हमको शायद एक कंफर्ट दिया, बट आई थिंक डील वन फ्रंट पे शायद बहुत अच्छी पिक्चर ड्रॉ नहीं की, और बाजार उसी से थोड़ा सा अगर आप देखें हतोत्साहित नजर भी आ रहा है. क्या आप आईटी को इन लेवल्स पे ऐड करना चाहेंगे, स्पेशली आफ्टर आई मीन सीइंग टीसीएस? बिल्कुल, मैं कहूँगा धीरे धीरे आईटी को ऐड करना चाहिए, मगर एक याद रखना चाहिए कि आप ये 52 वीक हाई लो से मत जाइए, क्योंकि आईटी का जो हाई हुआ था पोस्ट कोविड में वो एक अलग स्थिति के कारण एक बड़ा बदलाव वर्ल्ड में एक Y2K तरह के मोमेंट कोविड के कारण आएगी. इसके लिए आईटी एक सुपर ग्रोथ सेक्टर बन गई थी और वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए थे. अब बहुत गिरे हैं, मगर एक सेफ्टी का लेवल है आईटी का, क्योंकि बहुत गिर भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक बेस डिमांड तो होता ही है. तो मैं कहूंगा कि सेफ्टी के तौर पर अगर आपने आईटी को बहुत कम कर दिया था, उसको वापस उस सेफ्टी लेवल पे लाने के लिए वक्त सही है. धीरे धीरे अब आईटी को अलोकेट कर सकते हैं, मगर ये मत समझिए कि वापस वो ग्रोथ वाले वैल्यूएशन तक पहुंचेगा. एक सेफ्टी वाले जो वैल्यूएशन उसको डिजर्विंग है वही उसको मिलेगा, मगर वो जरूर आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने शायद ये आईटी के गिरावट के टाइम में आईटी का एलोकेशन बहुत कम कर दिया होगा. तो उसको नॉर्मलाइज करके मीन रिवर्शन की तरह थोड़ा ऐड करना अभी एक उचित वक्त होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे ख्याल में इंडियन आईटी कंपनीज बहुत स्ट्रांग है मार्केट शेयर होल्डर्स वर्ल्ड की इकोनॉमी में. और इंट्रा आईटी सेक्टर यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी मार्केट शेयर शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि एक स्लोडाउन और रिसेशन में कॉस्ट के ऊपर इतना ध्यान होता है. बाइंग कंपनीज के आईटी जो बाई करते हैं आईटी के सर्विस को, वो भी शिफ्ट करेंगे और एक अग्रेसिव कॉम्पिटिटर जाके मार्केट शेयर गेन कर सकता है. तो मेरे ख्याल में आईटी पैक के अंदर थोड़ा चर्न होगा, तो इट इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट बाइंग आईटी धीरे धीरे. ओके, आईटी अगर देखें ग्रेजुअली आपको शायद इस कैलेंडर वर्ष के शुरुआती कुछ महीनों में आईटी पे आप देखें सीरियसली अब थोड़े बाइंग एफर्ट्स करने पड़ेंगे. अच्छा, एक और चीज़ आई थिंक थोड़ा मैं ग्लोबली बात करूंगा यहाँ पर सुनील जी. मेटल्स की एक साइकिल अमूमन धारणा थी कि 1 साल चलती है, 2 साल चलती है, उसके बाद कोलैप्स होती है. इनफैक्ट मैं भी खुद मान रहा था कि सितंबर 2022 में पोस्ट वॉर जब आई थिंक चीज़ें नॉर्मल होने लगी कि अब मेटल्स की साइकिल कोलैप्स हो रही है. वो गलत था धारणा बिल्कुल. मेटल स्टिल एट हाई एंड स्पेशली व्हेन चाइना इज ओपनिंग अप अगेन. आपका मेटल्स पे भी अच्छा एक चीज़ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा सर. CY 2021 में और 22 में
मेटल कंपनियों ने बहुत अच्छे दौर का बेनिफिट लिया था इस बार। उन्होंने अपने डेट्स काफी कम कर लिए, अपनी इंटरेस्ट बर्डन काफी कम कर लिया। दैट्स अ बिट डिफरेंट। ये इस बार थोड़े डिफरेंट हालात थे। सो अब दो सर्कमस्टेंसेस में आपका मेटल्स पे आउटलुक क्या है? तो मेटल के आउटलुक में मैं कहूंगा कि पहली चीज है कि यस, चाइनीज ओपनिंग अप के कारण मेटल्स के लिए एक पॉजिटिव स्टोरी है, तो मेटल की वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ सकती है। एट द सेम टाइम ये वॉर जो है, अगर वॉर खत्म होने की कुछ गुंजाइश है तो रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट होगा, तो मेटल्स के लिए बहुत जबरदस्त डिमांड आ सकती है। वो एक सेकंड डिजिटल पॉइंट है, वॉर का खत्म होना या ना खत्म होना। तीसरी बात है कि स्ट्रेंथ ऑफ द रिसेशन, जो क्योंकि अगर रिसेशन बहुत स्ट्रांग आता है तो नेचुरली चाइना के ऊपर भी, जो चाइनीज इकोनॉमी ओपन हो रही है, अल्टीमेटली चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो चाइना सप्लाई करती है एडवांस देशों को, तो अगर उधर रिसेशन का माहौल है तो चाइना से की ऑर्डर बुक भी कम होगी। तो जितना एक चाइना ट्रेड जो जंप हो रहा है कि बहुत बड़ा होगा, शायद उसमें थोड़ा कूल डाउन होगा। तो मेटल्स में मेरे लिए ये यूएस का डेटा बहुत मायने रखता है कि रिसेशन क्या कंट्रोल में है, फेड की रेट हाइक की प्रोग्राम जारी रहेगी या उसको स्लो डाउन करेंगे। ये सब बात मेटल्स के लिए बहुत एक उम्दा चीज होती है। और आपने कहा इन टर्म्स ऑफ देयर मार्जिन्स, क्योंकि उनकी कॉस्ट कटिंग जो डेट को पे किया है, तो मगर फ्रेश कैपेक्स की जरूरत मेटल्स में भी पड़ेगी। अगर चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड हो रहा है, चाइना का प्रोग्राम, और यूक्रेन वॉर की एंडिंग, तो मेटल्स की जो कैपेसिटी है वो काफी नहीं होगी, तो फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी ये होगा, तो उसके कारण बोरोइंग सब बढ़ सकती है। तो ये भी याद रखना चाहिए। मगर मेटल के बारे में जैसे आपने कहा कि हमारी आउटलुक गलत निकली, वैसे ये बहुत रिस्की सेक्टर है, क्योंकि इतने फैक्टर्स इंटरप्ले होते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव कॉल लेना, एक क्योंकि बेंचमार्क में होता है मेटल का शेयर, तो आईटी की तरह जैसे मैंने कहा, आप एक अलोकेशन मेटल पे रखिए, मगर उसको बहुत ज्यादा या बहुत कम मत कीजिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है मेटल्स के लिए, और अल्टीमेटली ये ग्लोबल न्यूज फ्लोस बहुत मायने रखते हैं उस क्षेत्र में। सो आईटी की तरह मैं कहूंगा कि आपको एक डिसेंट एलोकेशन सेफ्टी के तौर पर मे बी 5 to 10% ऑफ द पोर्टफोलियो मेटल्स में रखिए, ताकि विच वे इट मूव्स आपको ना ही बहुत नुकसान हो, एट द सेम टाइम प्रॉफिट थोड़ा आ सकता है। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक अभी बातचीत के बहुत कुछ अंश बाकी थे, लेकिन वो अगली मुलाकात में जब आपसे होगी तो ज़रूर करेंगे। बहरहाल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और आउटलुक 2023 इस श्रृंखला में मौजूद होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मार्केट्स एट डे लो और 42,210 की ट्रैजेक्टरी में, और बैंक निफ्टी अगर आप देखें, और निफ्टी करीब 17,992। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सचिन जी और मानस जी और राजेश जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद नीरज जी इस कार्यक्रम में, मतलब इस ब्रेक के बाद होंगे आपके साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके, आपके जो भी फंसे हुए ट्रेड्स हैं, ट्रेड पे आउटलुक, छोटे से ब्रेक के बाद नीरज जी के साथ।